SIR की ये कब उन्होंने इस तरीके से कर दिया, इसके आप नहीं कर पाए। जैसे ही विजय कुमार सिन्हा का मामला आया कि उनके पास 2 एपिक कार्ड है, उसके तुरंत बाद इसको इस तरीके से कर दिया गया कि आप उसमें आप कुछ ढूंढ ही ना पाइए, आप उसको स्कैन ही नहीं कर पाइए। तो आखिर छुपाना क्या चाहता है चुनाव? सवाल तो यही है कि चुनाव के पास ऐसा क्या है इसमें छिपाने के लिए कि आप जो है कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी से भाई कि शगुन रानी जो है उन्होंने 2 वोट डाला। अरे भाई, वोट डालने किसने डाला किसने नहीं डाला वो सबूत आपके पास है, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, सीसीटीवी फुटेज आप दे नहीं रहे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब बताइए आपके पास सबूत क्या? अरे सबूत तो आपके पास है जिसको आपने डिलीट कर दिया। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई आपने डिलीट करने का क्यों बना लिया कि आप डिलीट कर रहे हैं और आप इसको 45 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। और यही राजीव जी जो प्रकाश अंबेडकर हैं उन्होंने जो याचिका कौन सा अहीरे चंद्रकांत अहीरे की याचिका, शायद ध्यान पड़ रहा है मुझे, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शाम को 5:59 के बाद जो 76 लाख वोट पड़े हैं उनमें से कितने लोगों को आपने टोकन दिया, उसका आप हमको बताइए कितने टोकन आपने इशू किए और उसकी वीडियो फुटेज दीजिए। अगर 76 लाख वोट राजीव जी शाम को 5:59 के बाद पड़े हैं तो इसका मतलब रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक वोटिंग हुई होगी। और इतनी अगर वोटिंग हुई है तो उसकी फुटेज दीजिए, कहां इतनी वोटिंग हुई है? वरना 1 मिनट में कैसे 76 लाख वोट पड़ गया पूरे महाराष्ट्र में? और वो आपने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, आपने कानून ही बदल दिया कि हम नहीं देंगे ये आपको। अब जैसे राहुल गांधी से के लिए कहा आपने कि साहब वो डिजिटल फॉर्मेट में मांग रहे हैं, कमलनाथ वर्सेस मिर्जा, वो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला आ चुका है कि ये नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छी बात, नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया महमूद प्राचा की याचिका पर कि हरियाणा चुनाव की आप फुटेज वीडियो रिकॉर्डिंग आप दीजिए और कितना वोट पड़ा और किस तरह पड़ा ये सारी आप दीजिए, सारा डाटा दीजिए, तो आपने देने से इनकार क्यों कर दिया? आप चले गए सरकार के पास हो जाकर आपने जनप्रतिनिधि कानून जो 1963 उसकी धारा जो आपने बदलवा दी, कानून बदलवा दिया। और ये भी जो मान दिया उसमें कि कोई न्यायालय पर आदेश नहीं दे सकता। राजीव जी, कानून बदला है ये तो समझ में आता है कि चलिए आपने कानून बदल दिया, उसको आपके लिए कुछ टेक्निकल आप बता सकते हैं, लेकिन ये जुड़वा देना कि साहब इसमें कोई न्यायालय भी आदेश नहीं दे सकता, ये सरकार कानून बना देती है। तो ये तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ चोरी छिपाने की चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए राजीव जी जब ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो सवाल तो पूरे देश में जो है वो उठेंगे ही। और आज का ये फैसले मतलब जो सुनवाई है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि ये देखना होगा कि इस पर क्या आदेश आता है और क्या सुनवाई में तर्क दिए जाते हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्या तर्क दिया जाता है। और यहाँ पे अब सुनवाई शुरू होने वाली है, इसलिए आवाज मेरी इको हो रही है। तमाम साथी लिख रहे हैं कि आवाज इको हो रही है, क्यों हो रही है जरा चेक कीजिए। लगातार लिखा जा रहा है, हमारे तमाम साथी लिख रहे हैं। लेकिन ये मैं अपनी टीम से कह रहा हूं दोस्तों, और उसको मैं चेक करवा रहा हूं कि आवाज इको क्यों हो रही है और कोई आवाज में कोई दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर हम चले तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोनों जजों की बेंच जो है एक सुनवाई कर रही थी दूसरे केस पे, वो सुनवाई खत्म हो चुकी है। और अब 12:12 देख रहा हूं घड़ी में, घड़ी की सुइयां 12:12 पे है। और किसका 12 बजने वाला है आज इस पूरे सुनवाई के बाद ये पता चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई का इंतजार हम सबको है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई का इंतजार है। हम लोग लगातार इस चीज को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जरा फिर से लगातार लिखा जा रहा है कि आवाज मेरी इको हो रही है। कहां आवाज इको हो रही है जरा चेक कीजिए। लगातार हमारे साथी कह रहे हैं तकलीफ उनको हो रही है और शायद ठीक हो गया, ठीक आवाज़ ठीक हो गई, लिख रहे हैं अब आवाज़ सही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका कि आप लोग इतना ध्यान रखते हैं और किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर ध्यान दिलाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि इसके बाद इससे पहले जो सुनवाई दोनों जज जो सुनवाई कर रहे थे वो केस अब उसकी सुनवाई हो चुकी है। अब यहाँ पर वकील वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं, वरिष्ठ वकील गोपाल
गोपाल शंकर नारायण हैं और उधर से राकेश द्विवेदी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से। तो सबकी अब सुनवाई शुरू होने जा रही है अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनवाई शुरू होने जा रही है राजीव जी। बस अब बेंच जो है इस मैटर को लेने ही वाली है और इस पर अब सुनवाई शुरू होगी। जो पहला मसला था उसमें नोटिस इशू कर दिए गए हैं, जो 152 के BNS की धारा को लेकर था, उसको लेकर कि वो उस पर काफ़ी बहस हुई। वो भी एक महत्वपूर्ण मसला था जी, क्योंकि जिस तरीके से उसमें खास तौर से मीडिया कर्मियों को जो फंसाया जाता है, उसके जो 152 जो है BNS की धारा, उसको लेकर जो था, और उस पर भी एक महत्वपूर्ण ये था बहस जो थी, तो उस पर भी नोटिस इशू हालांकि अभी कर दिए गए हैं। अब ये मामला जो है SIR वाला बिहार का, ये अब आना है और ये अब देखते हैं कि इस पर सुनवाई में क्या होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहां पर अब जजेज जो हैं वो इससे पहले जो केस सुन रहे थे उस केस को खत्म करके अब इधर बढ़ चुके हैं और इस पे कैसे सुनवाई, क्या सुनवाई होती है, कपिल सिब्बल खड़े होंगे या गोपाल शंकर नारायण खड़े होंगे या अभिषेक मनु खड़े होंगे, अभिषेक सिंघवी जो हैं वो खड़े होंगे, ये देखना होगा। बड़ा एक बहुत ही बड़ा आप कहे तो जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों की फौज है वो बहुत बड़ी है। प्रशांत भूषण भी है यहां पे, तो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, फिर उसके बाद गोपाल शंकर नारायण, ये 4 बहुत बड़े बड़े वकील यहां पे, 5वें भी एक है, नाम भूल रहा हूं मैं, हुजैफा अहमदी, तो अहमदी साहब भी हैं। तो ये सब 5-5, 6-6 वकील और ये सब यहां पे आज अब फिर से इकट्ठा हो चुके हैं वहां कोर्ट रूम में। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच जो है ये सुनवाई कर रही है। दोनों जजों की जो खंडपीठ है, बेंच जो है, ये किस तरफ लेके जाती है इस पूरे केस को, ये आज देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा अमलेंदु जी। अब यहां तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं और अब इस पर सुनवाई का इंतजार है। जल्दी से जल्दी जैसे ही खबर हमारे तक आती है हम इस पर जल्दी सुनवाई करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन अमलेंदु जी, सुनवाई से पहले एक छोटा कमेंट आपसे जरूर। हाँ राजीव जी, देखिए ये जो मामला है, जो बिहार का SIR का मामला है, ये असल में चुनाव आयोग ने जो समय चुना उस समय को लेकर भी आपत्तियां थी, और ये समय को लेकर आपत्ति याचिकाकर्ताओं की तो थी, सुप्रीम कोर्ट की भी आपत्ति थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले दिन सुनवाई हो रही थी, अवकाश पीठ थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की, तो उस खंडपीठ ने पूछा कि भाई आप इस समय ये क्यों कर रहे हैं, जबकि 6 महीने से कम का समय बिहार विधानसभा चुनाव में बचा है। आपको अगर ये करना ही था तो अकेले बिहार में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं, और ऐसे समय में क्यों नहीं कि जिस समय चुनाव नहीं हो। आप बिहार में अभी कर रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरी होते होते जब तक समय आएगा तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि साहब अगर एक भी व्यक्ति का नाम कटेगा तो उसको आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा और बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं कटेगा। तो अब यहाँ सवाल ये भी है कि 65 लाख लोगों के अगर नाम कटे हैं तो क्या उन 65 लाख लोगों को कोई नोटिस दिया गया है, क्या उनके घरों पर चस्पा किया गया है, वो नोटिस किसने रिसीव किए, चुनाव आयोग उनके नाम क्यों नहीं बता रहा है, वो नोटिस की पावती कहां है, चुनाव आयोग वो क्यों नहीं दे रहा है कि इन 65,000 लोगों को नोटिस दिया गया है। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर याचिकाकर्ता गए हैं। और ADR की जो दूसरी 6 अगस्त को जो प्रशांत भूषण की तरफ से याचिका दायर की गई है वो खासतौर से इन्हीं बिंदुओं को लेकर है कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसकी इन्होंने कोई सूची नहीं दी, ना ये बताया गया कि उनका एपिक नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है। तो आखिर किसके नाम काटे हैं मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरा नाम कटा है और मुझको कहां आपत्ति करनी है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये इस पर राजीव जी, इस पर आज सुनवाई होनी है और ये काफी महत्वपूर्ण सुनवाई जो है इस पर है ये आज सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और इसमें सबको इंतजार है कि यहां से दलीलें क्या पेश की जा रही हैं। ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, और यहां हमारे साथ ही अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं। उधर से कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक फटाफट पहुंचाएंगे। और SIR ही नहीं बल्कि यहां चुनाव आयोग, बिहार का मामला, SIR का मामला तो है ही, लेकिन मामला जो है वो है इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि कहीं ना कहीं यहां से एक परिस्थितियां बदलती हुई, बनती हुई आप देख सकते हैं। परिस्थितियों में सबसे बड़ी चीज है कि क्या यहां चुनाव आयोग जो है वो यहां अपने इसको घुटने टेकते हुए कहें या अपनी बातों को मानते हुए नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
कि क्या हमें जो कुछ बताया गया है, हमें जो कुछ जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका हम पालन करेंगे। ये एक बड़ा मामला भी बनता हुआ दिखाई देता है कि क्या हम यहां दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से, इस हिसाब से कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां उस दिशा में जाएंगी जहां से पूरा का पूरा जो देश है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल राजीव जी, इससे पूरा देश प्रभावित होगा, चूंकि ये बिहार का ही मामला नहीं है। जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा और लगातार इस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो ब्रेकिंग हम लेकर आते हो तब हो, चाहे वो न्यूज़ रूम से ब्रेकिंग करते हो तब हो, चाहे न्यूज़ पॉइंट में हो। राजीव जी, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये असल में लिटमस टेस्ट जो है एक तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के जरिए, कि अगर बिहार में कामयाब हो जाता है तो फिर ये आप समझ लीजिए कि ये पूरे देश में किया जाएगा और पूरे देश से भी नागरिकों के नाम काटे जाएंगे। यानी कि गरीबों, और राजीव जी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कि जो नाम कट रहे हैं, जो अब तक जो आ रही हैं सूचनाएं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो नाम अधिकांश जो है वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हैं, यानी वंचितों के हैं, गरीबों के नाम है। तो यानी आप गरीबों का सफाया करना जो है इस तरीके से चाहते हैं, एक अपार्थीड जो है वो आप कह सकते हैं इसको कि नस्लीय सफाया जो है उसकी तरफ क्या चुनाव आयोग के जरिए ये सरकार करना चाहती है। ये सवाल भी राजीव जी अब उठने लगे हैं, चूंकि जो निशाना बनाया जा रहा है वो दलितों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को निशाना साफ तौर पर बनाया जा रहा है, वंचित तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या अब गरीब को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं रहेगा, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं रहेगा? क्या चुनाव आयोग के जरिए सरकार इस तरफ बढ़ना चाहती है राजीव जी? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए बिहार का सवाल, बिहार का SIR का सवाल जो है वो केवल बिहार से या किसी एक मतदाता का मतदान छीनने से या मताधिकार छीनने का तक मामला सीमित नहीं है। यह बहुत गंभीर मसला है और इसका प्रभाव राजीव जी पूरे देश पर और आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, देश का भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर भी काफी कुछ टिका हुआ है। तो आज की बहस जो भी इस मामले में होगी वो इसकी तरफ राजीव जी काफी ज्यादा इस पर प्रकाश पड़ेगा और यह बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए मुकदमा ये बन गया है। एक लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि जजमेंट राजीव जी आज और कल 2 दिन की सुनवाई के बाद भी मुश्किल लगता है कि होगा, चूंकि जो प्रक्रिया है चुनाव की कुछ तर्क दिए जा सकते हैं कि इसे सितंबर तक खींचा जाए, कि अब सितंबर में फाइनलिस्ट नहीं आई, इस तरह की तर्क चुनाव आयोग देगा राजीव जी, जो उसकी मंशा दिखाई पड़ रही है कि अभी तो ये ड्राफ्ट है, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, हमने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की, इस तरीके तर्क दिए जाएंगे। लेकिन याचिकाकर्ता जो है उनकी मांग ये होगी कि आप जब करेंगे आगे की चीजें वो आगे देखी जाएंगी। फिलहाल जो आप कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, इसको आपको पहले ये 65 लाख जो आपने नाम काटे हैं, ये बताइए आपने किन के नाम काटे हैं? जो आप आगे नाम काटेंगे और उनको नोटिस देंगे वो तो अगली सुनवाई पे आएगा। अभी तो 65 लाख लोगों का मसला है जिनके आपने नाम काट दिए, पहले इनका बताइए। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राजीव जी मुझको लग रहा है ये है, और इस पर बहस अब आगे शुरू होगी, तब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है और क्या तर्क जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से और क्या तर्क चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस इंतजार है इस पर सुनवाई शुरू हो, और सुनवाई जितनी जल्दी शुरू हो उतना बेहतर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं थोड़ी सी सुनवाई के लिए, जो सबसे पहले, क्योंकि कहा गया था कि 12 और 13 तारीख को पूरा दिन हम आपको देंगे, और लेकिन 12 तारीख का ये जो पहला हाफ है ये लगभग खत्म होने की तरफ जा रहा है। 1 बजे से यहाँ लंच का समय होता है, 1 बजे से लंच का समय होता है, 12:22 हो चुका और 12:22 हम लोग देख रहे हैं 12:12 पर इससे पहले वाली सुनवाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन 12:22 और अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पे कोई भी अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हाँ, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जबकि कहा यह गया था कि हम पहले कुछ फ्रेश मैटर्स ले लें और लगभग 30 वो सब कुछ हो गया। नंबर भी उसी नंबर पे है जिस नंबर का इंतजार है, तो सुनवाई का इंतजार अभी तक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का, जिस पर सुनवाई की जरूरत दरकार बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि कहां आखिर जाए इंसान, अगर जाए अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को लेकर, तो कहां जाएगा तो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में भी यहां सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा कोर्ट नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जो लगी हुई हैं और उसमें यही कि हमको हमारा अधिकार मिले, हमको हमारा हक मिले। दलितों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, इन सब की बात अभी अमलेंदु जी आप कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर वोट काटे गए हैं, सबसे ज्यादा अगर नाम हटाए जा रहे हैं, तो ऐसे इसी तबके के, क्योंकि इनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है। इसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो पूर्ण रूप से
कहें तो शिक्षित भी नहीं है, असाक्षर तबका बहुत बड़ा है और गांव में बसता है। बिहार में अभी बाढ़ का आलम है और इस ढंग से बाढ़ का सितम छाया हुआ रहता है इस मौसम में कि उसकी कल्पना जो लोग बिहार में रह रहे हैं, खासकर सीमांचल के एरिया में रह रहे हैं या नदियों के किनारे रह रहे हैं, उनको पता होगा, वहां की जो बसाहट है उनको पता होगा कि कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वैसे में आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, आपको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है, यह आपको साबित करना पड़ रहा है। और इससे दुखद और क्या हो सकता है। अगर किसी का नाम सही नहीं है, किसी का नाम गलत जोड़ा गया है, आप घर घर जाते, बीएलओ जाता, बीएलओ गया ही नहीं सब जगह, बीएलओ को जाना चाहिए था, बीएलओ नहीं गया। कई लोग तो यही बताते हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई पूछने नहीं आया और उसके बाद आप नाम काट दिए सीधे सीधे। बिल्कुल राजीव जी, नाम काट दिए और जिनके नाम जो थे मतलब कटने चाहिए थे उनके दो बना दिए आपने। अब जो विजय कुमार सिन्हा का राजीव जी 2 जगह नाम है और दोनों जगह वो उसमें शामिल हैं, एसआईआर फॉर्म भरा है दोनों जगह। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो एक ही जगह भरा था, लेकिन तो 2 जगह कैसे बन गए फॉर्म फिर? अब ये सवाल है। तो इसका मतलब जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो फर्जी है, तो राजीव जी ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो फर्जी है। और ये प्रक्रिया अगर राजीव जी फर्जी है तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे ही, और वो सवाल उठ रहे हैं राजीव जी। और इधर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, इसके साथ साथ उधर संसद में भी जो है वो इस पर जारी है। और आज जो है प्रदर्शन काफ़ी तगड़ा जो है इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद में किया है, वहाँ प्रदर्शन भी। और तो यानी वोट चोरी जो है राजीव जी, एसआईआर में भी वोट चोरी है मामला। यहाँ वोट चोरी इस तरीके से कि आपने 65,000 मतदाताओं के नाम उड़ा दिए, 2 करोड़ के आप नाम उड़ाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी की, 1 लाख वोट चोरी जो है आपने अकेली एक महादेवपुरा सीट में कर लिए, तो ये भी वहां जो है वो देखने में आ रहा है। तो वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। और कल जो प्रदर्शन हुआ राजीव जी, उसमें दोनों मुद्दे शामिल थे, एसआईआर का मुद्दा भी शामिल था और मुद्दा महादेवपुरा में जो सामने आया है और पूरे देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चोरियां हुई, ये भी सामने आया है राजीव जी। तो इसको लेकर मतलब वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। और आज भी जो सुनवाई है ये भी वोट चोरी से संबंधित ही सुनवाई एसआईआर में है राजीव जी। जी, वोट चोरी से सुनवाई के तहत जो अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वोट चोरी .in नाम की एक साइट भी बना दी है राहुल गांधी ने और उस पर उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिसके जरिए मिस्ड कॉल देकर आप उस मुहिम से जुड़ सकते हैं। ये सब वो बता रहे हैं और लगातार इस पे खबरें चल रही हैं माफी चाहूंगा। और लेकिन यहाँ जो दूसरी बात है वो ये है कि वोट चोरी को रोकने की मुहिम आखिर छेड़े तो कौन छेड़े? सत्ता पक्ष तो छेड़ेगा नहीं क्योंकि उसको उसके बल्ले बल्ले उसके फायदे हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, उनको क्या जरूरत है? जरूरत है विपक्ष को। विपक्ष काम कर रहा है, विपक्ष काम कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो तकलीफ होती है सत्ता पक्ष को, सत्ता पक्ष के चाहने वाले लोगों को, उनके फॉलोअर्स को तकलीफ होगी, जायज है। क्योंकि आपकी सरकार जो है अगर चोरी से बनी हुई है तो सरकार चली जाएगी। ये सारी बातें आती हैं सामने और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल अहम हो जाता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले से राहुल गांधी ने जो उजागर किया है वो सारी चीजें, वो तमाम मसले जो हैं वो सामने आएंगे। ये तमाम बातें सामने आएंगी जहां बहुत कुछ पूछा जाएगा, बहुत कुछ देखा जाएगा, समझा जाएगा, सुना जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस पूरे मामले को गंभीरता से देखिए। हम लोग अभी इंतजार ही कर रहे हैं। अभी कहां बेंच रह गई अमलेंदु जी? राजीव जी अभी मालूम नहीं पड़ रहा है बेंच कहां रह गई है और मालूम करते हैं बेंच कहां है। क्योंकि जो मामला था सिद्धार्थ वरदराजन का मामला था राजीव जी, जो द बायर के ओनर और संपादक हैं, उनका मामला था और असम में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज गई थी बीएनएस की धारा 152 के तहत। उसी को उन्होंने चुनौती दी थी, उस पर ये बेंच सुनवाई कर रही थी और उस पर नोटिस इशू कर दिए गए हैं और राहत ये दी गई है सिद्धार्थ वरदराजन को कि वो चाहे तो वहां जांच में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी एक तरीके से गिरफ्तारी से उनको राहत मिल गई है असम में जो किया गया था। अब देखना यह है कि इस पे बेंच जो है कितनी देर में आती है और कितनी देर में इस पर बात शुरू होती है, चूंकि यही बेंच सुनवाई कर रही थी उस मामले को भी और लगभग 9 मिनट हो चुका है उस मामले को सुने हुए। जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच को हेड कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में सीजीआई बनेंगे राजीव जी। लेकिन इस बीच जो सदन में हुआ है राजीव जी वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 124 साल की एक मीता देवी जो हैं
वो उसमें है, वोटर लिस्ट में है। तो आज प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने वो मीता देवी के नाम की सफेद टी शर्ट पहनकर संसद में प्रदर्शन किया। राजीव जी, वो विजुअल भी हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं इस समय, जब तक हमारी बेंच बैठती है तब तक ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आज संसद में जो प्रदर्शन हुआ है वो 124 साल की मीता देवी जो है वो पहली बार जो बनी है, ये भी पहली बार बनी है, तो पहली बार वो जो बनी है वोटर, तो उनको एक तरीके से कहा जाए कि मतलब ये भी एक राजीव जी प्रदर्शन का एक तरीका है, विरोध का एक तरीका है कि उसको जो है आज सांसदों ने वो सफ़ेद टी शर्ट मीता देवी पहनकर जो है वो प्रदर्शन किया, और प्रियंका गांधी भी उस प्रदर्शन में शामिल हुई है वही टी शर्ट पहनकर। जी, मीता देवी 124 साल की, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जो है वो 116 साल की, जी हाँ 116 साल की हैं, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला। लेकिन आप समझ लीजिए हमारे बिहार में, इस देश में बिहार में 124 साल की महिला है, और ये तमगा दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के इस वोटर आईडी कार्ड पर 124 साल लिखा हुआ मीता देवी के नाम पे, और किसी को पता ही नहीं था। ये उजागर तो तब हुआ है जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा का जो मामला है पूरा का पूरा उसका विस्फोट किया, उसका पर्दाफाश किया। उसके बाद से लोगों ने जब चेक करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि मीता देवी नाम की एक महिला है जिनकी उम्र 124 साल है, और उनके नाम की टी शर्ट पहनकर आज तमाम महिला सांसदों ने संसद भवन में प्रोटेस्ट किया है, और जिसमें प्रियंका गांधी से लेकर तमाम महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है। उस विजुअल को भी हम जल्दी से दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो ये लगातार हम लोग अभी बने हुए हैं, हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही उधर हम पता करते हैं अपने सोर्सेज से कि सुनवाई कब शुरू होगी, कैसे होगी। देखिए ये यहाँ पे आप विजुअल देख रहे हैं, बीच में प्रियंका गांधी टी शर्ट पहनी हुई है मीता देवी के नाम से, और तमाम पुरुष भी महिला भी तमाम सांसद यहाँ पर हैं जो टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। सोनिया गांधी टी शर्ट नहीं पहनी है, लेकिन सोनिया गांधी भी हैं यहाँ पे, और तमाम टीएमसी की नेता दिख रही हैं। तमाम नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वन वोट वन राइट, वन फाइट, वन फाइट, वन वोट वन राइट वन फाइट, ये बैनर लेकर संसद परिसर में मकर द्वार पर यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, विपक्ष के नेता इकट्ठा हैं। और ये सवाल यही है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट विपक्ष का नेता लगातार पिछले आप देखिए 20-25 दिनों से, जब से संसद की शुरुआत हुई है, और इसी बीच संसद में कल आनन फानन में 9 बिल पास हुए, 4 बिल लोकसभा में और 5 बिल राज्यसभा में पास करा दिए। पूरा विपक्ष गायब, मतलब सदन में नहीं है सदन में, और आप पास कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हाँ। ये लोकतंत्र है। बिल्कुल राजीव जी है। और इसी पे आपको याद होगा कि कल भी मैंने राजीव न्यूज पॉइंट में टिप्पणी की थी कि जस्टिस सीवी रमन्ना जब सीजीआई थे, उनकी टिप्पणी थी कि संसद में बिना बहस के ही बिल पास हुए जा रहे हैं, तो ये संसद में चर्चा के बिना अगर बिल पास हो रहे हैं तो इनका महत्व क्या है? तो राजीव जी निश्चित तौर पर अगर बिना बहस के बिल पास हो जा रहा हो, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मसला उठाया भी सदन में, राज्यसभा में, कि भाई जब पूरा विपक्ष बाहर है, सदन ऑर्डर में नहीं है, बिल पास होने के लिए सदन का ऑर्डर में होना जरूरी है, और सदन ऑर्डर में नहीं हो आपने बिल पास कर लिए, तो ये कैसे बिल पास हो गया? तो राजीव जी ये तो विधायी प्रक्रिया जो है उसी को लेकर है, जो खासतौर से जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पे जो महुआ मोइत्रा की जो याचिका है राजीव जी, वो यही है कि इसमें विधायी प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया। तो विधायी प्रक्रिया ही का जब पालन नहीं किया जा रहा तो किस तरीके से बिल पास हुए जा रहे हैं, और ये इसको सरकार कर रही है। जब सरकार की तरफ से इस तरह के काम होते हैं राजीव जी, तभी सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का मौका मिलता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर जो हैं वो 3 महीने से ज्यादा बिलों को अपने पास नहीं रोक सकते, इसीलिए मौका मिलता है। जब कोई एक संवैधानिक संस्था जो है वो अपने दायरे को लांघना शुरू कर देती है राजीव जी, या उसका मिसयूज करना शुरू कर देती है, ठीक उसी समय दूसरी संवैधानिक संस्था को दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल करने का मौका मिलता है। तो ये अगर सरकार इस तरीके से बिल पास करा रही है तो ये एक संवैधानिक संकट है राजीव जी। और ये सारे बिल जो पास हुए हैं विपक्ष की अनुपस्थिति में, या जिस समय सदन जो था वो ऑर्डर में नहीं था, उस समय जो बिल पास हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से खारिज भी हो सकते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई इनको खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अलग मसला है, कोई जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई चला जाएगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये खारिज हो सकते हैं। हालांकि अदालतों का हाल भी हम राजीव जी आजकल देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी इससे पहले एक दूसरे मसले की, और उसके बाद अब यही मामला जो बिहार एसआईआर चुनाव आयोग का मामला है, उस मामले पे सुनवाई होनी है। इंतजार है, अभी तक बेंच जो है इस मसले पे सुनवाई, वहां शुरुआत नहीं हुई है, उसकी सुनवाई की शुरुआत होनी है। वकीलों की फौज वहां ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है। जो कोर्ट रूम से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, वहां की आंखों देखी पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम से आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबको इंतजार है कोर्ट रूम में जो बचाव पक्ष है, जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, यानी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, ऐसे तमाम जो वकील हैं, प्रशांत भूषण, सबकी टीम वहां मौजूद है, पर्सनली सब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ राकेश द्विवेदी हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो भी मौजूद हैं। लेकिन इंतजार अभी तक यही चल रहा है कि कब सुनवाई हो। सुनवाई अभी तक पिछले 2 घंटे से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सुनवाई अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। संसद भवन में जबकि इस पर प्रोटेस्ट जारी है, प्रोटेस्ट के पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो सुनवाई होनी चाहिए अभी तक, जिसका इंतजार है, वो अभी तक नहीं हुआ है, उसी का इंतजार हम कर रहे हैं लगातार। तो सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे ही जल्दी जैसे ही सुनवाई हो, क्योंकि 1 बजे से लंच का समय भी हो जाता है, और हालांकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि लंच से आगे बढ़ गया, लंच के समय को आगे बढ़ाया था, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लंच के समय को आगे बढ़ा दे, सुनवाई कर ले, सुनवाई करके और उसके बाद लंच के लिए जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि आज, जबकि पहले से ये रखा हुआ है, आज की तारीख दी गई है, और आज पूरा दिन कहा गया था कि पूरे दिन हम इस पर सुनवाई करेंगे। आपको याद होगा 28 जुलाई को जब मसला आया था तो उस समय फिर जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि मुझको चूंकि सीजीआई ने भी एक बैठक के लिए बुला लिया है और आप लोग इस पर तय करके बताइए कितना आपको समय चाहिए, कल तक हमको आप बता दीजिए तो फिर आपको पूरा समय दिया जाएगा। तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारी तरफ से 3 घंटे का समय, तो फिर कहा गया कि नहीं ठीक है, 3 घंटे नहीं, 1 दिन आपको दिया जाएगा, 1 दिन चुनाव आयोग को दिया जाएगा, नहीं, और 12 और 13 अगस्त को हम इसको सुनवाई करेंगे, ये कह दिया गया था। तो 12 अगस्त को जब राजीव जी आज जब इसको मेंशन किया गोपाल शंकर नारायण ने, उन्होंने कहा कि बिहार एसआईआर का मसला है, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको फ्रेश मैटर्स के बाद इसको हम तुरंत लेते हैं, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर एक अन्य अधिवक्ता जो है, उन्होंने बिहार में पंचायत चुनाव का मामला था उसको जब उठाया तो फिर उन्होंने कहा कि अरे हम तो इस समय केवल बिहार में ही व्यस्त हैं। तो ये टिप्पणी राजीव जी असल कुछ समझ में नहीं आई कि हम केवल बिहार में ही व्यस्त हैं। इधर जो मीता देवी वाला केस है राजीव जी, उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है, और राहुल गांधी का वो हम लोग भी सुनवा देंगे राहुल गांधी ने क्या कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम तो केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और 1 मैन 1 वोट संविधान की नींव है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह 1 मैन 1 वोट को लागू करे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 124 साल की मीता देवी का एक केस है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये राहुल गांधी का राजीव जी कहना है। जी अभी तो पिक्चर बाकी है। जरा राहुल गांधी के इस वक्तव्य को सुना दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि चलिए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस मसले पे। थोड़ा सा मीता देवी आप जानते हैं 124 साल की महिला, चुनाव आयोग की तरफ से 124 साल, ओरिजिनली वो कितने साल की हैं? अगर वो सचमुच 124 साल की हैं तो दुनिया की सबसे वरिष्ठ, सबसे वयोवृद्ध महिला, सबसे उम्रदराज महिला का तमगा उनको पहनाया जा सकता है, वो इस चोटी पर पहुंच सकती हैं। लेकिन सुनते हैं राहुल गांधी इस मामले में क्या कह रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया, फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मीता देवी सुना है। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है।
अभी तो पिक्चर बाकी है कह रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ बिल्कुल सही, हम लोग भी वही कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर सचमुच बाकी है। क्योंकि ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे अजूबे यानी बड़े अजीब तरह के नमूने आपको मिलेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग जब एसआईआर, खुद ही आप एसआईआर करने जा रहे थे ना, कर लीजिए एसआईआर, अच्छे से कीजिए एसआईआर। आपकी पोल खुल रही है, चुनाव आयोग जी, चुनाव आयुक्त महोदय जो आप बने हुए हैं, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी जो गड़बड़ घोटाला हुआ है वो भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये मामला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने तय कर दिया कि ज्ञानेश कुमार बनेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो तय हो गया। राहुल गांधी क्या कर लेंगे? यही जो यहां बात होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिसमें कम से कम देश के लोकतंत्र को एक बार खंगालने की जरूरत है। देश की ऐसी संस्थाओं को और जो बिल्कुल दीमक की तरह चाट रही है लोकतंत्र के खंबे को, उसको संभालने की जरूरत है, उनको खंगालने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर चाहे ज्ञानेश कुमार जी एसआईआर लेकर गए थे ताकि फायदा हो जाए सत्ता पक्ष को, एनडीए को, लेकिन यहां पर फायदा क्या, उल्टा उन्हीं के ऊपर ये जो कुल्हाड़ी मारने गए किसी और के ऊपर, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। जो कहावत है वही दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। क्योंकि यहां पर साफ देखिए आप किस ढंग से परिस्थितियां कैसे बदल गई। जो आप गए एसआईआर करवाने, एसआईआर पे याचिका लग गई, उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, इस पे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की बातों को मान नहीं रहे, यानी अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की आप चुनाव आयुक्त जी। और उसके अलावा आपकी पोल खोल दी राहुल गांधी ने, जो कहा था कि हम एटम बम फोड़ने वाले हैं, उन्होंने ऐसा एटम बम फोड़ा कि उसके बाद से चुनाव आयोग कुछ कह ही नहीं पा रहा है। और अब आने वाले समय में अगर चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के ऊपर एफआईआर अगर दर्ज हो गई, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्शूंगा नहीं, अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो समझ लीजिए क्या इनकी इज्जत रह जाएगी इस देश में। बिल्कुल राजीव जी, बहुत गंभीर सवाल है और एक नया एक तरीके का है राजीव जी, संकट जो है वो देश के सामने होगा। क्योंकि चुनाव आयोग को जो शक्तियां हैं, वो चुनाव आयोग को शक्तियां राजीव जी आचार संहिता के तहत हैं। आचार संहिता जो है वो कानून से पास हुई कोई संहिता नहीं है। आचार संहिता राजनीतिक दलों ने बैठकर बनाई, सबने मिलकर, और तब आचार संहिता तैयार हुई। और उसी में सब ये तय किया गया कि आचार संहिता जब लगी होगी तब कोई नई घोषणाएं नहीं होंगी, नए विकास के कार्यों की घोषणाएं नहीं होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें फिर उस आचार संहिता के अंदर धीरे धीरे आने लगी और धीरे धीरे उसमें चीज़ें बढ़ती चलेंगी। वो आचार संहिता राजनीतिक दलों ने तैयार की थी। चुनाव आयोग को कोई चुनाव आयोग गवर्निंग बॉडी देश की हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो चुनाव आयोग ने अगर घपला किया है और चुनाव आयोग को अगर इसमें कर्नाटक सरकार का कानून विभाग जो है अगर ये देखता है कि ये मामला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आए राजीव कुमार तक, उन तक पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। जांच तो होगी ही होगी राजीव जी, क्योंकि जांच के रास्ते तो खुलेंगे। जांच तो पहले शुरू हो ही गई जब कानून विभाग को मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया जांच का कि जांच करके बताइए इसमें क्या आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो जैसी आएगी वैसे किया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक तरीके कहा जाए कि स्थिति जो है वो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए बहुत खराब होगी। मान लीजिए अगर गिरफ्तारी होती है या गिरफ्तारी के आदेश होते हैं, फिर वो भागते हैं सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो एक अलग मसला होगा कि क्या कानूनी उपाय होते हैं क्या नहीं होते हैं। लेकिन एक ये राजीव जी एक संवैधानिक संघर्ष की स्थिति जिसे कहा जा सकता है, वो तो तैयार निश्चित तौर पर हो ही जाएगी। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि यहां संवैधानिक स्थिति जो है वो उसकी बात भी। और मेरी बात यहां पर सिर्फ इतनी है अमलेंदु जी कि समीक्षा होनी चाहिए। मेरी बात बस इतनी है कि कम से कम अगर आप एसआईआर लाए, एसआईआर किस लिए लाए थे? एसआईआर इसलिए लाए थे आप क्योंकि आप उसका गहन पुनरीक्षण करना चाह रहे थे, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है वो बताना चाह रहे थे। लेकिन अगर गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं तो उन गड़बड़ियों को दुरुस्त कीजिए, न कि आप ये कीजिए कि जहां जो विपक्ष का वोट बैंक है उसी को खत्म करते हैं। यहां इस चीज का मेन उद्देश्य यही रहा कि विपक्षी वोट बैंक को खत्म किया जाए। और इसमें भी खासकर आप अल्पसंख्यकों को देखिए, जो सीमांचल का एरिया है, कुछ ऐसे एरियाज में जहां पर, जो बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लगातार बीजेपी हारती आई है, उस एरिया में बहुत तकलीफ हुई और अभी भी हो रही है तकलीफ, वहां के वोटरों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत, और यहीं पर ये परिस्थितियां बदलती हुई दिख
रही हैं कि अब चुनाव आयोग जो है वो खुद फंसा हुआ नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए 12:42 हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई का इंतजार है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वहां सीनियर वकील हैं वो उनसे अगर कांटेक्ट हो जाता है, अगर वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं, क्योंकि कोर्ट रूम में मोबाइल पे बात करना मुश्किल होता है, कोर्ट रूम से जैसे बाहर आते हैं उनसे भी क्या कुछ कोर्ट रूम में चल रहा है एक बार उनसे भी हम बात कर लेंगे और अपने दर्शकों के बीच भी ले आएंगे कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। जो सोर्सेज हमारे हैं जिनके जरिए हम लाइव आप तक पहुंचाते हैं उनसे हम संपर्क करके जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और क्यों सुनवाई में इतनी देरी हो रही है, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन आज बहुत ही अहम दिन है, बहुत राजीव जी, इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, लोकसभा से आ रही है और वो लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो है उसको स्वीकार कर लिया। यानी अब महाभियोग चलेगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ और 3 सदस्यीय पैनल के गठन की घोषणा उन्होंने की है उनके आरोपों की जांच के लिए। जी, महाभियोग इतनी जल्दी नहीं चलेगा। अभी ये है कि एक हरी झंडी मिली कि महाभियोग चला सकते हैं। इंपीचमेंट की बात हो रही है दोस्तों, और इंपीचमेंट किसका, तो जस्टिस यशवंत वर्मा जिसका मामला आया, ये मामला आया कि उनके जो एक गोडाउन है उसमें करोड़ों रुपए मिले और वहां जब आग लगी तब ये इसका खुलासा हुआ। क्या सही है क्या गलत है ये जस्टिस वर्मा जाने, जांच एजेंसियां जाने जो जांच कर रही हैं, हमको उसमें कोई हम लोगों को उतना पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनके इस्तीफे का तार जो है इस इंपीचमेंट से जुड़ता है और यहीं से इस्तीफे की बात आती है। बिल्कुल राजीव, यहीं से आती है। और इधर गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने पूछा राजीव जी बेंच से कि क्या बिहार का मसला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये पूछा उन्होंने। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि कोई बेल मैटर तो नहीं लगा हुआ है, वरना हम सारे केसेस अब इसको एडजॉर्न करते हैं। तो राजीव जी अब ये पूछा है कि कोई बेल मैटर तो नहीं लगा है, तो अगर कोई बेल मैटर नहीं है तो अभी 1 बजे से पहले भी ये मसला अभी यानी अभी तुरंत सुना जा सकता है, क्योंकि अभी पूछा है उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने कि कोई और बेल मैटर तो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी अभी इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील है, वरिष्ठ वकील, उन्होंने और कपिल सिब्बल भी हैं। शुरू हो गई है सुनवाई शुरू हो गई है, तो लीजिए ताली तो बजा ही दें कि हाँ सुनवाई शुरू हो गई है। एक लंबे इंतजार के बाद कम से कम सुनवाई तो शुरू हुई। चलिए महोदय साहब, जजेस जो दोनों बेंचों के जो जस्टिस हैं यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, इन दोनों ने अब इस मसले पर यानी एसआईआर पर सुनवाई इन्होंने शुरू कर दी है। अब यहां बहस शुरू हो गई और बहस में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो हम फटाफट आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण खड़े हो गए। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी और शाहजान फरासत भी जो है वो शामिल हुए और सिब्बल ने अपनी बात कहना शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो बीच में जो है वो द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बताना जरूरी है कि कल हमें एक आईए सौंपा गया है, उन्होंने 200 प्रश्न संलग्न किए और ये आईए जो है वो उनसे कहा गया था प्रशांत भूषण से कि आप आईए अपना सौंप देंगे इनको चुनाव आयोग को, तो वही उन्होंने बताया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं आपको समय दूंगा, धैर्य रखिए। मतलब चुनाव आयोग से कहा कि आपको समय दिया जाएगा, धैर्य रखिए। अभी चूंकि सुनवाई इस तरफ से होनी है तो अभी इस तरफ से बातें रखी जा रही हैं। राजीव जी, कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत भी इस याचिकाकर्ताओं की तरफ से, 2 वरिष्ठ वकील भी मौजूद हैं, कपिल सिब्बल मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं गोपाल शंकर नारायण, यानी 4 और 5वें नंबर पे जो हैं वो प्रशांत भूषण। सारे जो याचिकाकर्ता की टीम यहां मौजूद है और उधर द्विवेदी, राकेश द्विवेदी मौजूद हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो सुनवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। अब 1 बजने में 13 मिनट का वक्त है। क्या यह सुनवाई आगे बढ़ेगी और लगातार सुनवाई होगी या 1 बजे के बाद लंच होगा, सब कुछ जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुनवाई में अब क्या कुछ हो रहा है, कपिल सिब्बल क्या अपनी बात रख रहे हैं, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल
ने कहा है कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यह संविधान में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कपिल सिब्बल यहां अपनी बात रख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा है अमलेंदु जी कि 1950, सन 1950 के बाद, क्योंकि 1950 में हमने अंगीकार किया था संविधान को, और 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी है कपिल सिब्बल ने। अमलेंदु जी बिल्कुल राजीव जी, 1950 के बाद माना जाएगा, चूंकि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, जो भारत में पैदा हुआ है। ये एक संविधान हमारा कहता है और उसी को कपिल सिब्बल यहां रख रहे हैं। यानी SIR की जो मूल भावना है उस पर सीधे सीधे चोट पहुंचा रहे हैं। और अब तो राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग कह चुका है कि वो नागरिकता जांच रहा है। हाँ, तो हलफनामा देकर बता रहा है। ये इसलिए अब तर्क जो है वो कपिल सिब्बल या याचिकाकर्ताओं के वो और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग कह चुका है कि यहां साहब वो नागरिकता जांच रहा है, जबकि उसको नागरिकता जांचने का अधिकार है भी नहीं। राजीव जी जी, नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है यहां पर चुनाव आयोग का, लेकिन वो हलफनामे में कह चुका है कि हां हम नागरिकता देख रहे हैं। इसीलिए यहां कपिल सिब्बल ने पहला पॉइंट, अपनी पहली दलील यहीं से शुरुआत की कि हमारा संविधान कहता है कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक माना जाएगा, जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और उस आधार पे आप नागरिकता कैसे जांच रहे हैं, यहीं से शुरुआत कर दी है कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना। और कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, अपनी बातों को, अपनी दलीलों को रखूंगा। उसके बाद फिर गोपाल शंकर नारायण आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे, शादान फरासत आएंगे, तमाम यहां पर वकील, और फिर प्रशांत भूषण आएंगे। तमाम वकीलों की टोली यहां मौजूद है, याचिकाकर्ताओं की टोली मौजूद है और अपनी बात रख रही है यहां पे। और क्या कुछ आगे है इस पर जब कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप मुख्य मामले पर बहस कर रहे हैं या अंतरिम मामले पर बहस कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि समय कम है, मैं अपनाई जा रही प्रक्रिया पर अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहेंगे कि संविधान में है ही नहीं, तो इस पर गोपाल शंकर नारायण जो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, 65 लाख लोग बाहर किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वे जीवित हैं। BLO ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और राजीव जी, आपको याद होगा कि जस्टिस जय मल्ल्या बागची ने पिछली उस पर टिप्पणी की थी कि अगर आप 15 कोई ऐसे लोग ले आइए कि जो जीवित हों, जिनको मृत दिखा दिया गया है, तो यहां तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग कपिल सिब्बल ने बता दिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल 12 लोगों का नाम बता दिया है। इन्होंने कहा था कि आप बता दीजिए, आप 12 लोगों का नाम बता दिए हैं कि जिनका नाम काट दिया गया है लेकिन वो जिंदा हैं। यहां पर कपिल सिब्बल से पूछा न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कि क्या आप मुख्य मामले पर बहस कर रहे हैं या अंतरिम मामले पर बहस कर रहे हैं, किस पर बहस कर रहे हैं आप। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनाई जा रही जो प्रक्रिया है, SIR की प्रक्रिया, उस पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पर अपना पक्ष रख रहा हूं, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चूंकि समय आपने ऐसे ही कम दिया है, 2-2.5 घंटे तो आपने मिलॉर्ड इंतजार करवा दिया, उसके बाद अब सुनवाई हो रही है, अभी थोड़ी देर में आप लंच की घोषणा कर देंगे, इसलिए मैं अपनी बात, अपने पक्ष जो है जल्दी जल्दी फटाफट रख रहा हूं। हालांकि ये तय मानिए कि लंच के तुरंत बाद यानी 2 बजे, अगर लंच हो सकता है स्किप हो या लंच के तुरंत बाद 2 बजे से इसकी सुनवाई फिर से शुरू हो, लेकिन जो भी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है। इस पर सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमें आप बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं, SIR जैसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि यह संविधान में ही नहीं है तब भी हम इस पर विचार करेंगे। इस पर खड़े होते हैं वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण और वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया है, 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया है। इस पर बेंच कह रही है कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा, कि तथ्य और आंकड़े आप देंगे तभी बहिष्कार का हम वो मानेंगे, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फैक्ट्स जो ये है, ये मास एक्सक्लूजन विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहां पर ऐसे जो आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं, ये आप बताएंगे फैक्ट्स एंड फिगर। इस पर कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में, एक छोटा सा, in one small constituency there are 12 people who are shown to be dead but they are alive।
कह रहे हैं कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वो जीवित हैं। बीएलओ ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई भी किसी ढंग से कोई एक्सरसाइज, कोई कोशिश नहीं की बीएलओ ने कि उन लोगों को खोजा जाए या उनको जीवित है तो जीवित रखा जाए, जीवित की सूची में रखा जाए। बीएलओ ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यही बात यहां पर कही जा रही है। कपिल सिब्बल अपनी बात रखे जा रहे हैं। अमलेंदु जी, और क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल? हाँ बिल्कुल राजीव जी, कपिल सिब्बल अपनी बात रखे जा रहे हैं और उन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हमें कुछ तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह केवल एक मसौदा सूची है, हमने नोटिस दिया है कि कृपया अपनी आपत्तियां, सुधार आवेदन जमा करें, कुछ खामियां तो होंगी ही और ये तो बस एक मसौदा सूची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों की पहचान नृत्य के रूप में हुई है, आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। तो उन्होंने कहा द्विवेदी ने कि साहब इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए आईए की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील ने राजीव जी। इस पर कपिल सिब्बल ने जो है अपनी हस्तक्षेप किया और कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्नी कह रही है कि उन्हें ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन को कि बताया गया था कि सब कुछ वीडियो में है, किसी व्यक्ति के जिंदा या मरने के बारे में सब कुछ वीडियो में है, ये बताया गया था चुनाव आयोग को। ये राजीव जी कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से अभी अपनी बात रखी। जी जी जी, जैसे ही यहां पे कपिल सिब्बल ने बोला कि एक छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां 12 लोगों को हमने ढूंढ निकाला है जो जिंदा हैं, लेकिन मृत की सूची में उनका नाम 22 लाख लोग जो मर गए उस लिस्ट में उनका नाम आ गया है। तैसे ही और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा चुनाव आयोग से कि हमें कुछ तथ्य और आंकड़े चाहिए होंगे। जैसे ही कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, वैसे ही द्विवेदी खड़े हो गए चुनाव आयोग के वकील और कहते ये एक ड्राफ्टेड लिस्ट है, सिर्फ मिलॉर्ड ये तो सिर्फ एक ड्राफ्टेड लिस्ट है, हमने नोटिस दिया है कि कृपया अपनी आपत्तियां और सुधार आवेदन जमा करें, इसमें कुछ खामियां तो होंगी ही। अब ये साफ साफ मान रहे हैं कि ये तो खामियां होंगी ही, खामियां तो होंगी ही, हमने तो नोटिस दिया है कि आप सुधार कर लीजिए। यानी इसको अभी और खींचने दीजिए, 30 अगस्त तक खींचने दीजिए, फिर 30 सितंबर तक खींचने दीजिए और उसके बाद हम 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ड्राफ्टेड लिस्ट ले आए, पूरी लिस्ट ले आएंगे और तुरंत चुनाव की घोषणा कर देंगे, तब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा नहीं, हो गया हमारा काम बल्ले बल्ले। यही चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो जिस दिशा में चुनाव आयोग चल रहा है यह साफ दिखाई दे रहा है, यही हो रहा है। आगे क्या कुछ कहा? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और कपिल सिब्बल ने पूछा कि भाई जो मतलब कपिल सिब्बल ने अपनी बात ही यहां से शुरू की थी कि जो भी व्यक्ति 1950 के बाद पैदा हुआ है और मतलब ये जो वो भारत का नागरिक होगा, हाँ वो भारत का नागरिक होगा, ये कहा। और इस पर जो है जब कपिल सिब्बल ने आगे अपनी बात कही तो इनका कहना ये है अपने द्विवेदी साहब का जो चुनाव की तरफ से कि साहब इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इसमें कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी ही और अभी हमने आपत्तियां मांगी और आपत्तियां अभी तक जो किसी ने नहीं दी हैं, ये एक तरीके से उनका कहना। और चुनाव आयोग राजीव जी रोज ट्वीट भी कर रहा है कि मतदाता सूची के प्रकाशित हुए इतने दिन हो गए, अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है। भाई जब अभी तक आपके पास कोई आपत्ति नहीं आई है तो यहाँ क्यों नहीं कह देते कि साहब एकदम ठीक ठाक है, एरर नहीं है कोई? चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ वहां गलतियां हो सकती हैं, इतना बड़ा काम है उसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम मृत में चला गया है, यानी वो जिंदा है लेकिन उसका नाम चला गया है कि ही इज नो मोर, ही इज डेड, अगर ऐसा चला गया है तो हम कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है यहां सुप्रीम कोर्ट में कि हम कह रहे हैं कि वो आवेदन देकर एक एप्लीकेशन लिखे और इसको सुधार करवाने की मांग कर सकता है। कौन आवेदन लिखता है अमलेंदु जी, कौन सुधार करवाता है? आप तो यहां सबकी हालत खराब कर रखे हैं चुनाव आयोग महोदय जी, और आप क्या यहां वकालत कर रहे हैं राकेश द्विवेदी जी? झूठ का पुलिंदा यहां खड़ा करने की कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसी पे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि उन्हें बताया गया था, वाइफ कह रही है कि उनको बताया गया था और कि ये सब, और हम ये सब वीडियो में हमारे पास है, हम ये सुपुर्द कर रहे हैं, चुनाव यहां कोर्ट के सामने रख रहे हैं। महिला कह रही है कि हमने बताया था कि हम जिंदा हैं, बीएलओ को बताए थे, उसके बाद आपने हमको मार डाला, हमारा नाम नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहां की ऐसी गलतियां होती हैं। तो कर क्या रहे हैं चुनाव आयोग, कर क्या रहा है? यही बात यहां हो रही है। यहां पर कपिल सिब्बल वीडियो दे रहे हैं, और शब्द भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका बीएलओ कर क्या रहा है। हाँ
आपका बीएलओ कर क्या रहा है? जीवित को आप जो है मृत बता रहे हैं। और राजीव जी, एक वीडियो है जिसे बिहार कांग्रेस ने जारी किया, भाकपा माले ने बताया, एक गांव में 200 से ज्यादा लोगों को जो जीवित है उनको मृत बता दिया गया है, एक ही गांव में जी। ये है वो वीडियो। और अब जो है कपिल सिब्बल ने, राजीव जी पूछा, उन्होंने कपिल सिब्बल ने पूछा कि जहां किसी वर्ष के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है वहां उसे से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा तो बस अंतर इतना है कि एसआईआर के मामले में नियम 4 जो है वो लागू नहीं होगा। तो सिब्बल ने कहा कि नियमों के अनुसार आवासीय भवनों के निवासियों को कोई पत्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। कृपया नियम 10 ड्राफ्ट रूप में रोल का प्रकाशन देखें। ये उन्होंने कहा कि जो भवनों के निवासी हैं, जो आवासीय भवनों में रह रहे हैं, उनसे कोई नहीं लिया जाएगा, नियम ये है, लेकिन सबसे कागज लिए जा रहे हैं एक तरीके से। ये कपिल सिब्बल ने कहा। राजीव, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कागज के बिना किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है। साफ शब्दों में कहें तो आपको कागज दिखाना होगा, डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। कह रहे हैं कि जहां किसी अगर रोल करवा रहे हैं, यानी कि आप अपना नाम वहां पर डलवा रहे हैं और ये गहन पुनरीक्षण चल रहा है, एसआईआर किया जाना है, वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यानी वो पूरा का पूरा जो पूरी लिस्ट है नए सिरे से तैयार करने की बात यहां की जा रही है। और तो इसी पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये तो बस इतना अंतर है कि ये संक्षिप्त पुनरीक्षण है, एक छोटा सा पुनरीक्षण है, और इस मामले में नियम 4 का 2/2 लागू नहीं होगा। नियम 4 जो ये नियमावली है चुनाव आयोग की, उसका 4/2 लागू नहीं होगा। इसी पे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार कोई पत्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। कृपया नियम 10 ड्राफ्ट रूप में देखें। यह कहा गया था कि अगर आप पुनरीक्षण कर रहे हैं तो कोई भी आपको फॉर्म 4 नहीं दिया जाएगा, न ही कोई किसी तरह के आपसे कागज लिया जाएगा। लेकिन यहां सब कुछ किया जा रहा है, आप कागज नहीं देंगे तो फिर, और इसमें खासकर उसके लिए हो रहा है जिनको आप डेड कह चुके हैं आप, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप आइए फिर से आवेदन कीजिए, यानी कि फॉर्म भरिए और बता दीजिए कि नहीं जी हमारा नाम है, इसीलिए हमने आपको जोड़ लिया और काटा था, तो प्लीज आप आवेदन कीजिए कि प्लीज मेरा नाम, क्योंकि मैं जिंदा हूं, आपने मेरी मौत दिखा दी है, मुझे इस दुनिया से मेरे जाने से पहले उठा दिया है, तो इसीलिए कम से कम मुझे फिर से ला दीजिए इस दुनिया में चुनाव आयोग महोदय। क्योंकि आप तो, आपका काम, आपका बीएलओ, आप लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है। और ये सारी चीजें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। अमलेंदु जी, बहुत कुछ यहां पर, अब फॉर्म 5 की भी बात हो रही है, फॉर्म 5 की बात हो रही है। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने कहा कि कृपया फॉर्म 5 देखें, यह एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है, और कृपया नियम 12 पर आइए। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा और आवेदक के हस्ताक्षर से भरा होगा। कृपया फॉर्म देख लीजिए, इसमें आधार विवरण लिखा है, यह एक गहन अभ्यास के लिए जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज मद 2 जो है वो आधार है, जिसे उन्होंने बाहर रखा है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो कृपया जन्म तिथि, सामान्य निवास स्थान ही बताएं। ये वो बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या रखा है। राजीव जी, जी बिल्कुल। और यहां पे बात वही आधार कार्ड की आ रही है कि आप आधार बताइए, कृपया फॉर्म देखें। यहां पे फॉर्म 5 की बात हो रही है। देखें, ये एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है, और ये नोटिस किसको लगाना है? चुनाव आयोग को लगाना है। कृपया नियम 12 पर आए, ये नियम बता रहे, नियमावली, चुनाव आयोग की नियमावली को यहां पर कपिल सिब्बल रख रहे हैं। नए मतदाता के रूप में अगर नाम दर्ज करवाना है आपको, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। आप सब जानते हैं कि नए मतदाता के रूप में आप वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। आज तक आप वोटर नहीं हैं, यानी नए मतदाता हैं, 18 साल आपकी उम्र हो गई है, तो फॉर्म 6 भरना होता है। और उस फॉर्म को भी कह रहे हैं कि इस फॉर्म को भी देखिए, इसमें आधार का विवरण लिखा गया है, यानी कि यहां पर आधार कार्ड का विवरण लिखा हुआ है, आधार कार्ड का नंबर दीजिए। लेकिन आप यहां कह रहे हैं कि आधार की जरूरत नहीं है। आयु प्रमाण पत्र, स्व सत्यापित प्रति, जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज, ये सारे जो हैं ये, और इन सबको, इससे अगर आधार है
तो इसको बाहर रखा गया है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो जन्म तिथि और सामान कुल मिलाकर जो 11 दस्तावेज हैं, उन 11 दस्तावेजों की यहां जरूरत नहीं है। आधार के नाम पे भी सब कुछ हो सकता है। यह बात यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं अब यहां कपिल सिब्बल, यही माना जाए। हाँ बिल्कुल राजीव जी, यही माना जाए कि और ये रख रहे हैं कि जो इन्होंने मामले में मतलब जो कागज दिए हैं उसमें एक तो जो भी नया मतदाता मतलब जिसको आपत्ति होगी भी तो उसे नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, उसके लिए उसे क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। इससे पहले राजीव जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था चुनाव आयोग से कि आप हमें बताइए कि कितने मृत जो है मतदाता आपने छांटे, मतलब आपने इसमें सूची में डाले हैं, ये सवाल पूछा था चुनाव आयोग से। और इसी पर चुनाव आयोग ने कहा था कि साहब अब चूंकि इतनी बड़ी सूची है तो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वीडियो दे रहे हैं जिसमें पत्नी खुद बता रही है कि भाई वो जीवित है और उसे मृत में डाल दिया गया है। इस तरीके के 12 नाम जो हैं वो सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में है और सब जगह क्या होगा यह समझा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नियम बता रहे हैं कपिल सिब्बल, उसी में कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब कृपया नियम पर वापस आइए। ऐसा जो होना चाहिए था, यानी फॉर्म 6 वाले को क्या करना चाहिए, फॉर्म 5 वाले को क्या करना चाहिए, फॉर्म 4 वाले को क्या करना चाहिए, ये जो नियम थे इन नियमों का कुछ यहां हुआ नहीं। इसीलिए अब चलिए नियम पे वापस आते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका क्या मतलब है। सिब्बल कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं तो उन पर बोझ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि केवल जानकारी दी जानी है। सिब्बल नियम 13 का हवाला देते हैं। नाम जोड़ने के प्रस्ताव पर हर आपत्ति फॉर्म जो है साथ में होगी और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जिसका नाम रोल में हो। कृपया फॉर्म 7 देखें, कह रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहां है। अब उन्हीं के नियमों को लेकर उन्हीं को घेर रहे हैं कपिल सिब्बल। आप याद कीजिए फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 7 और आगे भी है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग उसमें इलेक्टोरल रोल में अगर आप जाएंगे सीआई की वेबसाइट पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वही वहां पे कपिल सिब्बल जो है रख रहे हैं कि आप आधार ही नहीं ले रहे हैं, आधार कार्ड की बात नहीं। अब कपिल सिब्बल ने एक जो तर्क रखा वो बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा मजेदार भी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि नियमों के आधार पर देते हुए कि मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति मेरे शामिल होने पर आपत्ति कर रहा है उसे साबित करना है। और चुनाव आयोग राहुल गांधी से क्या कह रहा है कि शकुन रानी के अगर दो कार्ड हैं और अगर उन्होंने 2 जगह मतदान किया तो शपथ पत्र भर के आप दीजिए। यही तो कह रहा है चुनाव राजीव जी। और यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे किसी को शामिल होने पर आपत्ति है तो साबित उसे करना है। तो आप ही के तो नियम है साहब चुनाव आयोग के। और आपको याद होगा राजीव जी, महाराष्ट्र का ही एक मामला पहुंचा था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं नाम भूल रहा हूं, कि वहां 45,000 वोट जो थे वो फर्जी थे और मामला पहुंचा वहां बॉम्बे हाईकोर्ट में। और वहां चुनाव आयोग ने कहा कि सब 45,000 नाम अगर कटवाने हैं तो एक एक नाम पर 45,000 फॉर्म 7 भरने पड़ेंगे नाम कटवाने के लिए, यह चुनाव आयोग ने कहा। तो यहां आप कैसे नाम काट दे रहे हैं? आपत्ति अगर किसी को है, किसी ने की है तो उसको करना पड़ेगा। तो आप यह बताइए कि आपत्ति की किसने है? जो राजीव जी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6,000 नाम एकदम से काट दिए गए और जो नाम काटे गए उन पे आपत्ति किसने की? वो किसी बीजेपी नेता ने करी। ये उनका यहां वही कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि मेरा नाम है उसमें। हाँ। और मेरा नाम आपने काट दिया, हटा दिया, 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए और आप हमसे करें कि साबित कीजिए आपकी आप नागरिक हैं, आप मतदाता हैं। कोई नियम नहीं कहता कि मुझे साबित करना चाहिए। आपका ही नियम ये कहता है कि मुझे साबित नहीं करना है, साबित आपको करना है कि मेरा नाम आपने क्यों काटा है। यही बात यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मेरा नाम आपने काटा है तो ये आप साबित कीजिए कि मेरा नाम आपने क्यों काटा है। मेरा नाम वहां पहले से है, इसका मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे तभी मेरा नाम उसमें था। अब आपने मेरा नाम काटा है, वोटर लिस्ट से हटाया है, तो आपको साबित करना होगा कि आपने मेरा नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया है। यह बात यहां ये दलील देते हुए कपिल सिब्बल साफ साफ, अब आगे क्या सवाल होता है ये हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कपिल सिब्बल अलग अलग नियमों का और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने नियमों से खेल रहा है तो उसी के नियमों से वकील, वरिष्ठ वकील यहां कपिल सिब्बल खेलते हुए, उसी को घेरते हुए, चूंकि वो खेल रहा है तो ये घेर रहे हैं। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है, मेरा नाम चूंकि है ऑलरेडी लिस्ट में, आपने काटा है नाम, आप बताइए कि आपने मेरा नाम क्यों काटा।
हम क्यों बताएंगे? हाँ बिल्कुल राजीव जी, यही सब और यही चुनाव का नियम है। चुनाव आयोग का जनप्रतिनिधि अधिनियम है, वो नियम यही है कि अगर नाम है और किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति करे, जिसको आपत्ति है। मेरा नाम है तो मेरा नाम काटने के लिए आपत्ति करनी होगी, चाहे सरकार करे चाहे दूसरा करे, और जो भी आपत्ति करेगा उसे हर नाम के लिए अलग भरना पड़ेगा। आपने जो 65 लाख नाम काटे हैं, उन 65 लाख नामों पर क्या कोई आपत्ति पत्र आया? यह बड़ा सवाल है। और आपत्ति पत्र आया तो आपको बताने में दिक्कत क्या आएगी, किसने आपत्ति पत्र भरे, वो बताइए आप। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने जिनको मृत बताकर नाम काट दिए उनके नाम बताइए हमको। अभी जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि हमें आपसे चाहिए नाम, कि आपने जो नाम काटे हैं वो किनके नाम काटे हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बहुत मजेदार चल रहा है, बहस चल रही है और कपिल सिब्बल साहब वही कह रहे हैं, अगर आपने मेरा नाम काटा है तो अब आप बताइए कि आपने मेरा नाम क्यों काटा है, किस बेस पे काटा है, ये बताइए। यहाँ पर अलग अलग बातें चल रही हैं। यहाँ जस्टिस बागची कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट रोल पर आपकी आपत्तियों के संबंध में, और नियम 10 ड्राफ्ट रोल तैयार करने का नियम है। जो नियम 10 है वो ड्राफ्ट रोल यानी कि जो मसौदा सूची है वोटर्स की, उसको तैयार करने का नियम है। वो अगर कोई चूक हो तो जैसे 65 लाख हैं तो उसमें फॉर्म 16 के तहत आवेदन करना होगा, ये बागची कह रहे हैं। फॉर्म 16 के हिसाब से उसमें आवेदन करना होगा। लेकिन सिब्बल कह रहे हैं कि लेकिन देखिए कि ड्राफ्ट कैसे तैयार किया गया है, कैसे तैयार किया जाता है, यह भी आपको देखना होगा। इस पर बागची कह रहे हैं आप सही हैं। बागची कह रहे हैं कपिल सिब्बल को कि आप सही हैं। नियम 10 से पहले के सभी चरण प्रारंभिक चरण है, फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट स्टेप है, और इसीलिए आपका यह कहना सही है कि क्या बीएलओ द्वारा अपेक्षित फॉर्म 4 जारी किया गया था, और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था इसलिए ड्राफ्ट रोल में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये यहां कह रहे हैं जस्टिस बागची कि ड्राफ्ट रोल में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जो पहली लिस्ट आई है उसमें सबको फॉर्म 4 जमा देना चाहिए था। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म 4 देता, नहीं दिया, नाम काट लिया। और यही यहां साबित कर रहे हैं कपिल सिब्बल कि आपने नाम तो काट लिया लेकिन आपने क्या। और फिर इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यही यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि बीएलओ को हर घर जाकर फॉर्म 4 मतलब फॉर्म नंबर 4 1 2 3 4 से 16 आगे भी है, तो फॉर्म नंबर 4 जो है वो जारी करना चाहिए था। लेकिन इस ड्राफ्ट रोल की प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया है। अब ये जस्टिस बागची तो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ड्राफ्ट रोल में प्रक्रिया का पालन, प्रोसीजर जो होनी चाहिए उसका पालन नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कितना पालन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु जी आगे क्या कुछ राजीव जी, और ये कहा उन्होंने कपिल सिब्बल ने कि जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर ड्राफ्ट रोल में किसी ऐसे मतदाता का शामिल नहीं है जो नागरिक होने का दावा करता है तो वो फॉर्म 6 में आवेदन करके मेरा नाम शामिल कर सकता है। यह साबित करना प्राधिकरण का काम है कि वह भारतीय नागरिक नहीं था। ये टिप्पणी है राजीव जी। हाँ, फॉर्म 6 भी अगर कोई भर रहा है तब भी कि वो भारत का नागरिक नहीं है, यह साबित करना चुनाव आयोग का काम है। आप साबित कीजिए कि वो भारत का नागरिक नहीं है। 10 से पहले के सभी नियम ड्राफ्ट रोल के लिए प्रारंभिक चरण है, चाहे चुनाव आयोग ने बीएलओ के माध्यम से आवश्यक फॉर्म 4 जारी किया हो, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। यह प्रक्रिया नहीं की गई थी और इसलिए रोल अनुपालन में नहीं है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मृत व्यक्तियों को भी शामिल किया है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पीड़ित व्यक्ति कहां है, कृपया हमें एक सूचित दें। अगर किसी व्यक्ति को मृत बताया गया है लेकिन वह जीवित है तो हम उनसे चुनाव आयोग से मतलब तो हम सख्ती से निपटेंगे। बोला तो फिर हमारे सामने कौन है जो मृत है, ये पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं कि कौन है। आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत लोगों के नाम नहीं है, वो उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सिब्बल कह रहे हैं मृत घोषित लोग सभी लोग यहां हैं, सभी लोग यहां हैं। इस पर कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि हम उनसे सख्ती से, हम चुनाव आयोग से सख्ती से निपटेंगे, इस तरह की गलती को सुधारना होगा। सिब्बल कह रहे हैं हर बूथ पर यही गलती है, यह उचित नहीं है, हर बूथ पर यही गलती है। ईच बूथ हैज दिस एरर, दिस इज नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, यह गलत है। यह कह रहे हैं सिब्बल कि यह बिल्कुल सरासर गलत है कि आप हर बूथ पे यही करके बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्यकांत यहां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है, यह साफ दिख रहा है कि सूर्यकांत यहां चुनाव आयोग के तरफ इंक्लाइंड दिखाई दे रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि बहस चल रही है और जो हम लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। माननीय न्यायालय की बड़ी इज्जत करते हैं हम,
लेकिन जब थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई देता है तो वो बात भी करनी पड़ती है। वही कर रहे हैं हम कि यहां साफ साफ सवालों के दायरे, सवालों को किस ढंग से पूछा जा रहा है, उसमें जब बताया जा रहा है कि वो लोग, और हर बूथ पे आपने ऐसा ही कमाल कर दिया है कि जो जिंदा है उसको आपने मार दिया और मृत को शामिल जिंदा कर दिया, अमृत को जिंदा कर दिया। ये और इस पर पूछे जब जस्टिस सुरगान ने पूछा कपिल सिब्बल से कि अगर आप एसआईआर की पहल पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा मैं यही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस तरह से नहीं कर सकता कि आप जिंदा को मार दें और मरे हुए को जिंदा कर दें। चुनाव आयोग इस तरह नहीं कर सकता, इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने, राजीव जी, स्पष्ट तौर पर यह कहा बेंच से। जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने स्पष्ट तौर पे बेंच से यही कहा है कि आप जिंदा को मार रहे हैं, मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जो हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है, और यही बात यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जस्टिस बागची ने भी घेरने की कोशिश की और बहुत शानदार ढंग से जस्टिस बागची ने घेरा है। और इधर लेकिन अब दूसरी तरफ जो मामला है वह है कि अब यह पूरा का पूरा मामला किस दिशा में जा रहा है। कपिल सिब्बल ने अपनी बात बहुत संजीदा